नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम एमएसएमई के विवादों को मध्यस्थता से कैसे हल किया जाता है ये जानेंगे। मध्यस्थता विवादों को हल करने का एक तरीका है जहां दो या दो से अधिक पक्ष एक तटस्थ पक्ष की सहायता से समझौते पर पहुंचते हैं। मध्यस्थ कोई न्यायाधीश नहीं होता, बल्कि वह एक व्यक्ति होता है जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने में संबंधित पक्षों की सहायता करता है। अगर रोजगार की बात करें तो एमएसएमईज ने भारत में 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया है और एमएसएमईज का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इस संख्या को बढ़ाकर 15 करोड़ करना है। सरकार ने 2006 में एमएसएमई अधिनियम पेश किया। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई का डिफॉल्ट खरीदारों से बचाना है, जो इन उद्यमों के भुगतान को रोकते हैं। भुगतान में देरी के संबंध में कोई विवाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित सुविधा परिषद के समकक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सुविधा परिषद या तो स्वयं विवाद का फैसला करती है या ये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तत्वाधान में सुलह कराने के लिए विवाद को संदर्भित करती है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा नंबर है 01206127 01206127 सर, मेरा पहला सवाल, एमएसएमई की परिभाषा क्या है? अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है? ये सेक्टर कितना रोजगार देता है? देखिए, पहले जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया इस एमएसएमई के बारे में, एमएसएमई असल में अगर आप इसको बहुत जनरल भाषा में समझने की कोशिश करोगे तो एमएसएमई हमारे देश की, आप समझिए, रीढ़ है। हमारे देश की जो सबसे अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो एमएसएमई है। और एमएसएमई के अंदर क्या है, हम एमएसएमई करते हैं जो लघु और जो सूक्ष्म और जो मझले जो वो है दुकानदार है, मझले जो व्यापारी है, उनकी पूरा जो व्यवस्था अर्थव्यवस्था वो इसके अंदर है। और ये जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जैसे करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, 11 करोड़ लोगों का रोजगार है, हमारी व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का करीब जो है 45-50% के आसपास जो हमारे जो एक्सपोर्ट है, हमारी जो पूरी व्यवस्था है उसका हिस्सा है। ये तो हम बात करते हैं अर्थ की बात की, अर्थव्यवस्था की। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करते हैं साथ साथ तो यही पूरा समाज जो है वो सोशल इकोनॉमी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? यही छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे जो व्यापारी है, इसी से भारत के लोग जो बन गए और वो जो बहुत बड़े पैमाने पर हर छोटे छोटे गाँव के अंदर वो फैलेंगे। तो इनकी उपस्थिति, इनका होना, इनकी सुविधा, ये हमारे क्षेत्र में शब्द का इस्तेमाल किया, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ है। इसको बेहतर करना जितनी भी सरकारें रही है, सबका उद्देश्य रहे कि एमएसएमई की जो व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और वर्तमान सरकार की कोशिश ये कर रही है जिससे से ज्यादा सुविधा जो है इस सेक्टर को दी है, जिससे कि जो इनकम है, जो हमारी जिसको जीडीपी बोलते हैं, इनकम होते हैं, उसका डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि वो सुविधा हर आदमी तक मिले, वो किसी बड़ी कंपनी या किसी खास समूह के पास ना रह जाए, बल्कि हर छोटे दुकानदार, हर व्यक्ति तक इसका लाभ हो। जी सर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम या एमएसएमई के मुख्य तौर पर क्या समस्याएं होती है जिससे कि विवाद पैदा होता है? देखिए, इनसे सबसे बड़ी समस्या है माधुरी, सबसे बड़ी समस्या तो इसके अंदर ये है, जैसे आपने बताया कि ये सेक्टर है, ये बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये ऐसा सेक्टर है जिसको हम, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो इसके अंदर जो नियम कानून है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं या जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, या उसकी वजह से जो है सबसे जब रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे बड़ी बात है काम को आगे बढ़ाने के लिए लोन नहीं मिलता, फाइनेंस की सुविधा नहीं है। फाइनेंस की सुविधा नहीं है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उद्योग छोटा है, उसके चलते जो है क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिलती उनको। अगर एक आदमी अपना या दो आदमी मिलकर अपना काम कर रहे हैं तो व्यापार को आगे बढ़ाए कैसे? बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनको बड़ा क्रेडिट फैसिलिटीज मिलती है। यहाँ पे क्योंकि उनके पास वो छोटे उद्योग हैं,
उनके पास उनकी अर्थव्यवस्था नहीं है, उनके पास कोई उनका जो अपनी जो प्रॉपर्टी है कोई ऐसी चीज नहीं जिसको गिरवी रख के वो कोई लोन सब्सिडी मिल सके, उनके पास ऐसे लोग नहीं है जो उनके प्रोफाइल को बहुत अच्छा बना सके, वो लोन मांग सके, उनके पास ऐसी ऐसी सुविधा नहीं है कि जो जो वस्तुओं का उत्पादन वो करते हैं उसकी मार्केट उनके पास मिल सके, उनके पास वो सुविधा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है तो बहुत आसानी से किसी एडवोकेट या किसी और व्यवस्था को शामिल करके वो अपने पैसे को वापस दे सकते हैं। उनका ये व्यवस्था भी नहीं है कि अगर उनका पैसा रुक जाता है तो वो कैसे वापस हो, उनका ये व्यवस्था भी नहीं है कि मान लीजिए कोई लेबर की प्रॉब्लम चालू होती है, लेबर लॉ की प्रॉब्लम हो जाती है तो किस तरीके से वो समाधान ढूंढ सके। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसकी वजह से ये जो नियम कानून है वो जो जैसे एक कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको जो सुविधाएं होती है, बैंकिंग सुविधा मिलती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है और गवर्नमेंट क्या बड़े बड़े उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, बाहर के लोग भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, तो ऐसी कोई भी चीज जो है वो इस छोटे और लघु सेक्टर में नहीं होती और यही अपने आप में बहुत बड़ी समस्या। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था समाज को आर्थिक व्यवस्था इससे जुड़ी हुई है, तो अपने आप में ये सारी समस्याएं हैं। और बहुत बार ये होता है कि मान लीजिए छोटा लघु उद्योग है, कोई कोई किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई और समस्या हो जाती है, तो उनके ऊपर कोई ऐसा उनका व्यवस्था भी नहीं है कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है या अपनी अपनी जो काम है उसको आगे बढ़ाती है। तो अपने आप में बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जो जिनका समाधान पाना बहुत मुश्किल है। जी सर, भारत में अदालतों के समकक्ष एक मामले को पूरा होने में कितना समय लगता है? देखिए, अगर किसी संदर्भ को हम अगर बात करते हैं और ये सामान्यतः जो एमएसएमई से संबंधित जो अदालती मामले होते हैं ये सब मामले हैं, ये सब दीवानी मामले हैं। तो ये शुक्र है कि हमारे पास जो है कमर्शियल कोर्ट आ गई है। कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट एक्ट आने से पहले की तुलना में फिर भी जो है कार्रवाई थोड़ी तेज होने लगती है, वरना जो सिविल मैटर से दीवानी मैटर से इसके अंदर तो 5 साल 7 साल 10 साल बहुत मामूली तौर पर मैटर में लग जाया करता था। लेकिन कमर्शियल कोर्ट एक्ट आने की वजह से अब जो है पहले की अपेक्षा में समस्या ये कम है। अगर मान लीजिए कोई मामला है जो व्यापार से जुड़ा हुआ प्रूव करते हैं कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, तो कमर्शियल कोर्ट एक्ट के अंदर कमर्शियल कोर्ट के अंदर आप अपनी पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पहले की तुलना में आपको और स्पीड मिलती है और उसके अलावा जो और सुविधाएं हैं जिसमें कंसलेशन होता है, पोजीशन होता है और सारी सुविधाएं वो भी मिलती है जिसके लिए आपका जल्द से जल्द समाधान हो जाता है। लेकिन अगर परंपरागत तरीके में जाते हैं जो सिविल दिमागी तरीका है उसमें तो हमारे लिए आज भी सिविल मैटर को कंप्यूटर में 5 से 10 साल। जी सर, एमएसएमई आमतौर पर अपने चालान कैसे वसूलता है, इसके बारे में बताइए। जैसे मैंने आपको पहले बताया ये सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इनके पास अपनी बिलिंग करने का या इनवाइस जनरेट करने का कोई और अच्छा सुविधा तरीका नहीं है। कई बातों जैसे आपने सुना होगा आमतौर पर कच्ची पर्ची काट देते हैं, यानी उसके बाद अगर टैक्सेशन होता है या अगर मान लीजिए कि स्लिप किसी ने काटी है उसको दूसरी पार्टी का एंडोर्समेंट होता है, तो दूसरी पार्टी का एंडोर्समेंट नहीं होगा तो आप उसके खिलाफ कोई भी केस डिमांड कैसे सर्विस कर सकते हैं। तो ये सारी समस्या जो है फिर भी ई-वेज की तरह कोशिश कर रहे हैं तो जनरेट मतलब जीएसटी में सबको वो किया जाए, रजिस्टर किया जाए और सबके बिल जनरेट हो, क्योंकि वो आपके जो एडिटिंग में काम करने वाले लोग हैं या उसको ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो कम से कम उस बिल्स को एज ए एविडेंस जो है कोर्ट में पेश कर सके और उनकी अदायगी। जी सर, एमएसएमई समाधान एमएसएमईज की मदद कैसे करता है? देखिए, ये पोर्टल है, कोशिश करता है कि जो छोटे व्यापारी है, निजी व्यापारी है, उनकी अगर कोई समस्या होती है और कोई मान लीजिए ऐसा बायर है जो उनको पैसे नहीं दे रहा, उनकी पेमेंट अटक रही है, छोटी छोटी पेमेंट में सर्विस में या कोई प्रोडक्ट में परेशानी हो रही है, कोशिश करके उनको बुला के समाधान करके कोशिश करता है कि वो परंपरागत कोर्ट में न जाके और मसले का समाधान जो है आसानी से सुलह सफाई से हो जाए, नहीं तो उसका फिर जी सर, क्या कोई ऐसा अन्य बेहतर तंत्र है जिसे एमएसएमई अपना सकता है? देखिए, ये जो तंत्र की बात करते हैं तो ये लगातार ना हम इम्प्रूवमेंट देते हैं। पिछले 30 सालों में अगर हम देखेंगे तो पिछले 20 सालों के अंदर जो 130 केसेस हैं और कमर्शियल कोर्ट का आना अपने आप में जो इन सारी समस्याओं में थोड़ा सा जो है राहत देने वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में जो है लगातार
सरकारें जो कोशिश कर रही है कि कम से कम जो कमर्शियल जो ट्रांजेक्शन है उन कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए स्पेशल कोर्ट गठित हो और उनकी वो जो कोर्ट है एक टाइम बाउंड तरीके से जो है और जितनी जल्दी जल्दी हो सके उनकी जो मुद्दों का हल ढूंढ सके और जो व्यापारी है जिससे व्यापार की हानि ना हो और जल्दी जल्दी पैसा मिल सके। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जो लगातार सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा भी केंद्र सरकार द्वारा भी लगातार इम्प्रूव किया जाए। जी सर, ऑनलाइन विवाद समाधान कैसे काम करता है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि जब भी कोई दो पार्टी में समाज कोई भी अगर विवाद हो जाता है तो सामान्य तौर पर लोग कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो कोर्ट में हर कोर्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जो लीगल सेल होती है, लीगल अथॉरिटी होती है, वहाँ पे कंपलसरी मीडिएशन सेंटर होता है। आप मीडिएशन सेंटर में जा सकते हैं और दो व्यक्ति मिलकर अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी भी मीडिएटर को, जो वहाँ पे मीडिएशन जज होता है, वो मीडिएटर को तय करता है और कोशिश करता है दोनों पार्टी के बीच में बात का समाधान हो। अब ये तो सामान्य तरीका होगा जिसके अंदर वो पार्टी जाकर समाधान की बात करती है। अब एक तरीका ये है कि मान लीजिए व्यापारी जो है दिल्ली में है, दूसरा व्यापारी से बाहर है, ग्वालियर में है, आगरा में है या कहीं दूर है। ऐसी स्थिति में व्यापारी को एक दूसरे जुडिशन में आना, दूसरे कोर्ट में आना, उसके लिए दूसरी जगह आना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा समाधान निकाला गया कि व्यापारी चाहे तो ऑनलाइन अपनी जो सेटलमेंट है उसको ऑनलाइन भी जो है कर सकते हैं। पिछले जब से आपने देखा है कोविड के बाद से लगातार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है और जो ऑनलाइन मीडिएशन है, इनका प्रचलन बहुत पहले से और बढ़ गया है। इसके अलावा आपने सुप्रीम कोर्ट में भी जो डायरेक्शन जारी की 2026 तक इवन जिसके तालुका तक के जो क्षेत्र है सबको जो है ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें दो जो पार्टीज है वो जरूरी नहीं है कि परंपरागत कोर्ट में आए, परंपरागत जो मीडिएशन सेंटर है वहां बैठे पार्टी और मीडिएटर के सामने बैठे और अपनी समस्या का समाधान करें। वो चाहे तो ऑनलाइन भी पार्टी ज्वाइन कर सकती है और एक दूसरे की जो बात को सुन सकती है, समझ सकती है और मीडिएशन जो मीडिएटर है वो भी उसे ज्वाइन कर सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा समाधान निकाला जा सकता है। ये अपने आप में जो है सुविधाजनक है। इसमें जो अगर देखा जाए तो खर्चा जो होता है कम होता है और अगर जिस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जब देखी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारी जजमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे ही ऑनलाइन भी जो है ऑनलाइन विवाद भी जो समाधान हो सकता है। समाधान जब हो जाता है तो उसके बाद एक मैटर जो है वो सेटल होता है, दोनों पार्टी के पास जाते हैं, वो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं और फिर ऑनलाइन जो भी समझौता होता है वो भी रजिस्टर्ड हो सकता है। तो अपने आप में ये भी जो विवादों का समाधान में बहुत बड़ा कदम है। जी सर, हमारे साथ बने रहिएगा। और भी सवाल है एमएसएमई से जुड़े विवादों का समाधान करने के लिए और उनसे जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ ऋषिपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, ऑनलाइन विवाद समाधान कैसे काम करता है ये तो आपने बता दिया, ऑनलाइन विवाद समाधान से एमएसएमई को कैसे लाभ होगा इसके बारे में बताइए। देखिए मधु, जैसे हमने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर पहले आपको बताया कि जो ये सेक्टर है ये अपने आप में बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जी, जिसके चलते इनके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल काम करने वाले लोग हैं, इनके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल सुविधाओं की सोर्सेज की ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमी रहती है। जब एक छोटा दुकानदार है या छोटा व्यापारी है, एक आदमी दो आदमी का मान लीजिए वो अपनी व्यवस्था को चला रहा है, ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए लीगल कोई लिटिगेशन हो जाती है या लीगल बैटल चालू हो जाती है तो उस व्यक्ति के पास ऐसे सोर्सेज ही नहीं है कि वो उस लीगल बैटल को वो अपनी दुकानदारी देखेगा, छोटा व्यापार देखेगा या लीगल बैटल में कोर्ट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए ऑनलाइन समाधान हो जाता है या किसी तरीके से ऐसा कोई व्यवस्था दी जाती है जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके, ऑनलाइन निपटारा हो सके, सुलह सफाई हो सके, चीजें निपट सके, क्योंकि उनके पास इतनी सोर्सेज नहीं है तो वो अपनी जो एडवोकेसी टीम को भेज सके और उसको उस केस को बहुत लंबा चला सके। और कई बार क्या होता है कि रिवॉर्ड बहुत कम पैसे होता है, मान लीजिए 50,000 का, 60,000 का, 30,000 का, तो ऐसी स्थिति में वो कैसे तो अपने पैसे को वो अदायगी ले सकते हैं, उसके कैसे एडवोकेट को अपॉइंट कर सकते हैं और कैसे कोर्ट में जाकर समय लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये और ये समाधान सिस्टम है ये एक एमएसएमई के लिए बहुत ही कारगर है और उन पूरी समस्याओं का समाधान इससे हो सकता है। इसको लगातार गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है इसको और सुविधाजनक बनाए। जी सर, सुलह से एमएसएमई को कैसे लाभ होता है? सुलह का मतलब क्या है? कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन में कई बार
जो दोनों पार्टी जो है बहुत मान लीजिए छोटी पार्टी है, दुकानदार या खरीदने वाले बेचने वाले दोनों बहुत छोटे दुकानदार है, ये जी छोटे व्यापारी। तो ऐसी स्थिति में जो सुलह सफाई करने वाला है वो दोनों को समझाता है कि देखिए अगर आप केस लड़ेंगे तो आप दोनों पार्टी जो है, आप दोनों पार्टी को कोर्ट जाना पड़ेगा, आप दोनों पार्टी को कोर्ट के खर्चे उठाने पड़ेंगे, आप दोनों पार्टी को जो है अपना समय लगाना पड़ेगा और अपना टाइम और आपके सोचने लगेंगे। तो सुलह से कोशिश करते हैं कि ये दोनों की बात सुनते हैं, किसी तरीके से एक हम एमिकेबली समाधान पे पहुंच सकते हैं। अगर मान लीजिए पार्टी कहती है चीजें मेरी पेमेंट कराएगी, दूसरी पार्टी कहती है कि मैं पैसे देने की स्थिति नहीं हूँ और मुझे कोई इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, मेरे को कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। तो सुलह सफाई में ये फायदा होता है कि पार्टी जो कंसिलेटर होता है वो कोशिश करता है कि किसी तरह से सुलह सफाई हो सके और अगर वो जो पेमेंट का विवाद है तो उसकी इंस्टॉलमेंट हो सके, कुछ डिस्काउंट हो सके और पार्टी एमिकेबली जो मैटर्स है उन मैटर को सेटल करते हैं, जिससे कि जो उनका और जो उन पर दबाव है जो कोर्ट पे जाने का, समय का, पैसे का, उसका बचाव हो सके और वो अपने व्यापार पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। और क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा व्यापार है जिससे उनको आर्थिक जो नुकसान है उससे रोका जाए और उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है अपनी जो भी व्यापारी गतिविधि है उसके ऊपर बना है। जी सर, क्या मध्यस्थता के लिए पूर्व लिखित अनुबंध अनिवार्य है? बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए दो पार्टी ये चाहती है कि अगर हमारे बीच में कभी भी किसी बात को लेकर विवाद होता है और विवाद होने के लिए हम एक मध्यस्थ के पास जाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ी कंडीशन है। वो जब तक वो पूरी लिखित कंडीशन आपके बीच में नहीं है तब तक आप मध्यस्थ के पास नहीं जा सकते। या आर्बिट्रेशन के मानिए क्लॉज, आर्बिट्रेशन क्लॉज है कि हम दो पार्टी के बीच में विवाद होगा, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे या हम कंसिलेटर के पास जाएंगे या मीडिएटर में जाएंगे। अगर वो क्लॉज नहीं है तो ऐसी स्थिति में दूसरी पार्टी को अधिकार अगर वो चाहे तो सिविल कोर्ट में, कमर्शियल कोर्ट में डायरेक्ट जो है अपनी पिटीशन को फाइल कर सकती है। हालांकि कमर्शियल जो कोर्ट होती है वो कोशिश करती है कि पार्टी के बीच में समाधान हो सके और कोई ना कोई रास्ता मिल सके। लेकिन जो कंडीशन है कि पार्टी के बीच में इस पॉइंट के ऊपर एक अनुबंध होना चाहिए। अगर आर्बिट्रेशन में जाना है, मीडिएशन में जाना है, जो कुछ करना है तो पूर्व लिखित कंडीशन जो है वो जरूरी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है उसमें कंडीशन होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एंटिटी है इतनी छोटी है, इनको कहा जाए कि आप कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर सको, बेटर से बेटर कॉन्ट्रैक्ट बना सको, एडवोकेट की सुविधा ले सको, तो इनके लिए इन सारी सुविधाओं को लेना अपने आप में एक थोड़ी सी मुश्किल बात है। जी सर, क्या आर्बिट्रेशन के अलावा मीडिएशन या कॉन्सिलिएशन भी विकल्प होते हैं विवाद सुलझाने के लिए? देखिए आर्बिट्रेशन तो मात्र आप समझिए सिर्फ कोर्ट की तरह है जी। तो कोर्ट आपके मुकदमे को सुनता है, ऐसे आर्बिट्रेटर आपके मुकदमे को सुनता है, जिससे कोर्ट में क्योंकि बहुत सारे विवाद होते हैं तो तुलनात्मक रूप से अगर आर्बिट्रेटर होता है उसके पास एक या दो होता है और वो आपके मैटर को बहुत जल्दी जो है सेटल कर सकता है। दिन में जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर आपके मैटर को सुन के और फिर फैसला कर सकता है। तो आर्बिट्रेशन अपने आप में एक तरीका है। लेकिन जो कंसिलिएशन का मतलब है, आर्बिट्रेशन में जब फैसला होता है तो एक तरह से कानूनी फैसला होता है कि भाई कानून में किसका हक बनता है, किसका हक नहीं बनता है। जो मीडिएशन और कंसिलिएशन है उसके अंदर सुलह सफाई अलग चीजें, उसके अंदर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसे देने को है ही नहीं, आर्बिट्रेटर तो ऑर्डर करेगा या तो आपका पैसा देना बनता है या आपका पैसा देना नहीं बनता है। ये कंसिलेटर कोशिश करता है कि अगर पैसे नहीं है तो उसका इंस्टॉलमेंट हो सके, कुछ डिस्काउंट हो सके, कोई और तरीका कहीं से एडजस्टमेंट हो सके, तो किसी भी तरीके से जो है व्यापारी विवाद को सुलझाया जा सके। ये कंसिलेशन का और मीडिएशन का तरीका है और जो आर्बिट्रेशन है वो एज पर लॉ जो है वो डिसाइड होता है। जी सर, अगर मीडिएशन या कॉन्सिलिएशन को अपनाना हो तो क्या प्रक्रिया है? देखिए अगर आप जब एमएसएल की बात करते हैं, की बात करते हैं तो जब कमर्शियल कोर्ट के अंदर आप केस को फाइल करते हैं तो एक तो वहां पर प्रोसीडिंग होती है। इसके अलावा मीडिएशन की प्रोसीडिंग ये होती है कि आप प्री लिटिगेशन यानी लिटिगेशन स्टार्ट करने से पहले जो डिस्ट्रिक्ट मीडिएशन सेंटर है वहां जा सकते हैं। ऐसे हाईकोर्ट के अंदर होता है और प्री लिटिगेशन के अंदर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आपकी लिटिगेशन स्टार्ट होने से पहले मीडिएशन की प्रोसीडिंग हो सकती है और आप उस मैटर को सेटल भी कर सकते हैं। तो आप प्री लिटिगेशन जो मीडिएशन है उसको भी आप अपना सकते हैं, जिससे अपने जो विवाद है विवाद में बच सकते हैं और अपनी जो सोर्सेज उसको बचाकर अपने व्यापार से बहुत अच्छे से ध्यान दें। जी सर, अगर मध्यस्थता से विवाद सुलझे नहीं तो कोर्ट में किस तरह से जाया जाता है? देखिए मध्यस्थता में तो जैसे मैंने आपको बताया पहले तो मध्यस्थ कोशिश करता है
कि जी। आपका जो मैटर है वो मैटर किसी न किसी तरीके से मैटर सेटल हो जाए। और जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो कानूनी रूप से टर्म्स एंड कंडीशन है, दोनों पार्टी को जो एडमिटेड, दोनों पार्टी को मानती हैं, ऐसे में उसके दबाव से दोनों पार्टी की चीज को मान लेती है तो मैटर सेटल हो जाता है। अगर मध्यस्थ को लगता है कि मैटर जो पार्टी से सेटल नहीं हो रहा, कोई कंडीशन ऐसी नहीं बनी कि मैटर सेटल हो जाए, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि वो मध्यस्थ अपनी किसी भी फाइंडिंग को, अपनी किसी भी रिपोर्ट को कोर्ट को नहीं भेजता। मध्यस्थता जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वहां से पार्टी बात करती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, उनकी फाइंडिंग जो है कोर्ट में नहीं जाती। कोर्ट में केवल ये मैटर जाता है कि मैटर सेटल हुआ या नहीं हुआ, और फिर कोर्ट में एज पर लॉ और मेरिट के हिसाब से जो है मैटर सेटल किया। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।